अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, IMF की सख्त पेशगी शराइत मानने के बावजूद हम देख रहे हैं कि अभी भी IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो डेडलॉक का शिकार हैं। कल से ही खबरें सामने आ रही थी कि शायद IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हो गए हैं, लेकिन आज तर्जुमान वज़ारत खजाना की जानिब से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए बल्कि मुज़ाकरात जारी हैं। अब नाज़रीन, $1 अरब कर्ज की दूसरी किस्त जारी होने का मामला हम देख रहे हैं कि 5 माह से लटक रहा है। इससे पहले जून में भी मुज़ाकरात हुए जो कि बेनतीजा जो है वो साबित हुए। इससे पहले भी हमने देखा। अब देखना यह है कि इस बार कोई ब्रेक थ्रू होगा। अब सवाल यह भी अहम है कि अगर IMF प्रोग्राम बहाल नहीं होता तो फिर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और अगर हुकूमत IMF की तमाम शराइत मान लेती है तो इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, खासकर आम आदमी की जिंदगी पर क्या असरात मुरतब होंगे। इस पर नाज़रीन बात करेंगे। इसके साथ हम देख रहे हैं कि PDM एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक हो गई है। कल से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो की जानिब से भी कल मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी गई है। अब सवाल यह है कि यह तहरीक किस हद तक कामयाब होगी, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि ऑपोजिशन की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते रहे कि आज हुकूमत जा रही है, कल जा रही है, आर या पार होगा, लेकिन कुछ होता हुआ वह नजर नहीं आया। और इस बार तो हम ये कह सकते हैं कि एक मजबूत हथियार ऑपोजिशन के हाथ लग गया है, वो है महंगाई। तो क्या ऑपोजिशन इसको कैश करा पाएगी? क्या हुकूमत को कोई खतरा है? इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक बार फिर आज पाक बहरिया की जानिब से हिंदुस्तान के नाकाम जो अज़ाइम हैं वो नाकाम करने की कोशिश की गई। नाकाम अज़ाइम खाक में मिला दिए गए। 16 अक्टूबर को भारतीय आबदोज ने पाकिस्तानी पानियों में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे पाक बहरिया ने अपनी पेशावराना महारत से, सलाहियत से नाकाम कर दिया और एक बार फिर साबित कर दिया कि चाहे फौज जमीनी हो, बहरी हो या फजाई, जब जब भारत ने शरारत की, मकरू अज़ाम दिखाए, पाकिस्तान ने हमेशा उसे खाक में मिला दिया। और पुलवामा की तरह एक बार फिर भारत को जो है वो भरपूर अजीमत का सामना करना पड़ा। भारत के अज़ाइम जो हैं इस पर दुनिया कुछ रिएक्ट करेगी। इस बार क्या सूरत हाल होगी, इस पर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। सारे मामलात पर बात करने के लिए नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें जो है माहिर मुआशियात और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आप एक्स इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं साकिब शिरानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम साकिब शिरानी साहब। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साकिब शिरानी साहब, सबसे पहले आगाज कर लेते हैं IMF के मामलात से ही। सर, क्या वजह है कि IMF की सख्त पेशगी शराइत मानने के बावजूद भी जो मुज़ाकरात हैं वो डेडलॉक का शिकार हैं? आज भी हमने देखा बिजली एक बार फिर ₹1.64 महंगी कर दी गई। पेट्रोल प्राइसेस को आप देखें वो ऑलरेडी उनकी जो कीमतें हैं वो आसमान पर हैं। तो किसी ब्रेक थ्रू के इम्कानात हैं सर? वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपने मदऊ किया। देखिए, ब्रेक थ्रू के इम्कानात फिलहाल तो मुझे थोड़े से डिम लगते हैं, कम लगते हैं। उसकी बुनियादी वजूहात 2 हो सकती हैं। एक तो अगर आप मार्च में देखें कि IMF के साथ जब हमारी पिछला रिव्यू हुआ था सक्सेसफुली क्लोज, तो उन्होंने क्योंकि 1 साल मुअत्तल रहा था प्रोग्राम, तो उन्होंने कुछ नई कंडीशनैलिटी सामने रखी थी और कुछ वो कंडीशनैलिटी दोबारा पाकिस्तान के सामने रखी थी जो पाकिस्तान ने अग्री करके मगर नहीं उसको कंप्लीट किया था। इसमें ये सिर्फ बिजली के निर्ख और ये मजीद टैक्सेस नहीं है। इसमें नेप्रा का एक्ट है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिवाइज्ड एक्ट है जिसमें इंडिपेंडेंस दी गई है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है। इसमें सर्कुलर डेट मैनेजमेंट का नया एक काबीना ने तौसीक करनी है, उसकी अप्रूव करना है उसको। इसमें सिंगल ट्रेजरी सिंगल अकाउंट है और इसमें बुनियादी तौर पे एक और चीज जो उन्होंने मार्च में वाजे की थी कि कोविड के दौरान जो भी स्पेंडिंग की हुकूमत ने, जो अखराजात किए, उसकी ऑडिट की रिपोर्ट उनके सामने पेश करनी है IMF के सामने। तो मेरा ख्याल है ये काफी सारे मराहिल हैं जो अबूर नहीं हुए अभी हमारी तरफ से। तो एक तो वजह ये बनती है क्यों मुज़ाकरात जो है वो तातुल का शिकार है। दूसरी जो वजह सामने आ सकती है या मेरा ख्याल है इसके मुमकिना तौर पे है, वो ये है कि IMF का आपको मालूम है कि अमेरिका का बहुत कंट्रोल और असर और वसूख है और अफगानिस्तान में उनकी नाकामी के बाद पाकिस्तान के ऊपर लाजमी तौर पे नस्ला उनका गिर रहा है और गिरेगा।
मजीद। तो मेरा ख्याल है ये भी एक तनाजुर में अगर हम देखें कि IMF का जो नेगोशिएशन था पाकिस्तान की वो तातुल का क्यों शिकार। सही। अच्छा एहतशाम साहब, जिस तरह से अभी साकिब साहब ने भी बात की कि ज़ाहिर है एक फैक्टर ये भी है कि अमेरिका का असर रसूख भी और अफगानिस्तान की तमाम तर जो सूरत हाल के तनाजुर में जिस हजीमत का सामना करना पड़ा है अमेरिका को, उसका बदला चुका रहे हैं। लेकिन सर इस वक्त जो सूरत हाल है, मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं, अगर तो मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो इसके सर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? कोई मुतबादिल है पाकिस्तान के पास इस वक्त IMF का? देखिए, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें साकिब साहब ने की हैं और जो आखिरी बात की है उस पर मैं सवाल भी पूछूंगा अमेरिका का जो रोल है इस हवाले से। देखिए, एक तो साकिब साहब जो बहुत ही परेशान कुन बात लगती है कि जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब यहाँ से गए हैं वज़ीर ख़जाना की हैसियत से, और वो वापस आ रहे हैं या आ चुके हैं, वो एडवाइज़र ऑन फाइनेंस हैं। अभी देख लें क्या बदकिस्मती है कि 6 माह में PTI की हुकूमत जो है ना वो इनका इंतखाब नहीं कर सकी, इनको इलेक्शन नहीं लड़वा सकी। जो तलात आ रही हैं सेनेट में लेके आना था, पंजाब से कोई अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब कहा जा रहा है KP में मामला जाएगा, वहाँ से फिर किसी को सेनेटरशिप उनकी ख़त्म की जाएगी और उनको टिकट दिलवाया जाएगा। लेकिन प्रोसेस में आप देख लें कि जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बातचीत होनी चाहिए थी वाशिंगटन में बाज़ाहिर लगता नहीं हुई। अब दो तीन चीज़ें साकिब साहब जिसका आपने भी जिक्र किया, मुझे जो लगता है कि जो बुरे फंसने वाली बात है, मैं आज देख रहा था कि कहाँ कहाँ नई शराइत आ रही हैं। अभी पहले जो 2-3 दिन तक हमें पता चल रहा था वो फिगर आ रहा था नए टैक्स लगाने की बात 120 बिलियन की, अब वो फिगर आ रहा है 500 अरब रुपये के नए टैक्स लगाने की बात हो रही है। अभी उसके साथ साथ वो कह रहे हैं जी हर तरह की टैक्स की छूट एग्जाम्पशन ख़त्म करें, कॉर्पोरेट टैक्स जो है ना वो उसकी एग्जाम्पशन ख़त्म करें। और फिर 1 रुपया 39 पैसा साकिब साहब बिजली की कीमत 2-3 दिन पहले बढ़ाई गई थी और आज फिर फैसला किया गया कि 2 रुपये 65 रुपये फिर बिजली की प्राइस बढ़ाई जाएगी। वही बिजली है जिस पे इन्होंने आते ही शौकत तरीन साहब ने कहा था कम बट में IMF को उन्हें बता दिया है कोई बिजली जो है मैं नहीं बढ़ाऊंगा। अभी देखें सॉरी करके वापस आना पड़ रहा है। फिर वो ये कह रहे हैं कि जी आप 200 से 300 अरब का तरक्याती बजट उस पर कट लगाएं। देखें ये भी एक अच्छी मुश्किलात होगी। फिर दरामदात को कम करें, जिस तरीके से तजारती खसारा बढ़ गया वो मुश्किल हो रहा है। फिर आगे चल के वो जो बातें कर रहे हैं सेल टैक्स का मामला, वो भी जिस तरह भी आपने जिक्र किया नैपा वाला, उसको भी वो कहते हैं पार्लियामेंट लेके जाके अप्रूव करवाएं। अब जरी टैक्स की बात कर रहे हैं, आपने लगाई, वो कहते हैं जी जरी टैक्स जो है इस पर भी आप लगाया जाए। अब मेरा सवाल आपसे है कि जी साकिब साहब कि अब अगर पाकिस्तान ये शराइत कड़ी शराइत जो मान लेता है और फिर जाहिर सी बात है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं अमेरिका का दबाव, वो एक अपना रोल है, वो कितना मुश्किल होगा और फिर महंगाई का तूफान आएगा, हुकूमत पाकिस्तान कहाँ खड़ी होगी। और दूसरा अगर हम नहीं मानते, हम ये कहते हैं कि जी हमारे लिए मुश्किल है सब कुछ करना, तो फिर क्या होगा? फिर ये जिस तरह हमें पैसा चाहिए 10 अरब डॉलर वापस हमने करने हैं, हमारी मुश्किलात मुसलसल इजाफा हो रहा है। कहने वाले लोग कहते हैं अगर IMF के प्रोग्राम से आप निकलते हैं नहीं जाते तो बाहर से आपको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, वो कहीं से पैसा नहीं मिलेगा। यूरो बॉन्ड हो, बायलैटरल क्रेडिटर हो, आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास जाएँ, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तो बड़ा ब्लीक सिनेरियो है इस हवाले से साकिब साहब। जी एहतशाम साहब वाकई है, मगर देखिए हर मुश्किल जो है वो फेस करनी पड़ती है और कोई रास्ता निकालना पड़ता है। पहली बात जो मैं कहूँगा कि ये इस हुकूमत की नाअहली है, सिर्फ प्रोसेस के हवाले से नहीं, वो तो आप देख लें कोई समरी भी निकालनी हो, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन भी हो, तो इनसे 5 मरतबा एक खत नहीं लिखा जाता है। और ये भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो इन्होंने जो भेजा उनको और उनको नेगोशिएटिंग पोजीशन वीक की, बिल्कुल आपने सही फरमाया, ये फोर्स ही कर सकते थे और पहले इनको तैयार करते और फाइनेंस मिनिस्टर बना के भेजते। मेरा अपना ख्याल है दूसरा जो मसला है जहां ये फंसे हुए हैं, ये हुकूमत की अपनी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, इसमें आप कहें कि ये वार इन्होंने अपने आप पे ही किया है और उस पर शौकत तरीन साहब का अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है काफी उनकी पॉलिसीज का रोल है। हमें जो तकलीफ हो रही है एक्सटर्नल अकाउंट में वो इसलिए हो रही है क्योंकि शौकत साहब ने ग्रोथ की तरफ इकोनॉमी को पुश दिया, मगर पूरे सारी जो इंपोर्ट्स हैं वो खोल दी और पूरी जो फिस्कल, मॉनेटरी, एक्सचेंज रेट और कमर्शियल पॉलिसी वो रखी, वो उसने इंपोर्ट्स की दरामदात की तकवीत दी इस हद तक कि अब 70% जो है माहाना हमारी इंपोर्ट्स में डॉलर टर्म्स में इजाफा हो रहा है ईयर ऑन ईयर। और हमारी जो बरामदात है वो सिर्फ कोई 37% हमारी इंपोर्ट्स का बिल जो है वो अदायगियाँ उसकी कर सकती है, बाकी में बोरो कर। तो अगर खुदा ना खास्ता IMF के साथ नहीं होते मुज़ाकरात तो इसका एक अच्छा पहलू भी होगा और एक बुरा पहलू भी होगा। बुरा पहलू तो ये, जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमने अदायगियाँ करनी है तो उसके लिए हमें
इंटरनेशनल मार्केट से बोरो करना है, ट्रेड क्रेडिट्स, कमर्शियल बोरोइंग एक्सेट्रा, ये सारी हमारी जो है मुतासिर होगी, और या मुतासिर होगी या मिलेगी नहीं, या उसकी जो प्राइस है वो हमें ज्यादा पे करनी पड़ेगी। अच्छा पहलू ये हो सकता है कि हुकूमत जो है वो अपने पाँव पे खुद खड़ी हो और सोचे कि हम किस किस्म की पॉलिसीज हमने अपनानी है, होम ग्रोन क्या पॉलिसीज हैं जिसमें हम इन्फ्लेशन का पास थ्रू भी कम करें और जो है ऐसी ग्रोथ की तरफ जाएं जो इंपोर्ट डिपेंडेंट ना हो। तो इसमें जाहिर बात है शॉर्ट रन में तो तकलीफ होगी। अच्छा, दूसरी बात साकिब साहब, जो आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, अगर IMF के प्रोग्राम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इनकी सारी शराइत को मान लेते हैं, फिर तो बेल्ट टाइटनी वाली बात होगी। ये जो 4.5% से 5% ग्रोथ रेट है, ये तो हमें कभी भी नहीं मिलेगा। ऊपर से वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट भी आप बढ़ाएं, तो फिर तो टोटल क्राउड आउट हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट तो थोड़ी बहुत आ भी रही है। आपकी बात दुरुस्त है एहतशाम साहब, मगर ये ग्रोथ जो है ये हमें क्या दे रही है? ये हुकूमत को ब्रैगिंग राइट्स दे रही है इलेक्शन से पहले, और पूरे पाकिस्तान को 2018 वाली तकलीफ में दोबारा डालेगी। तो मेरा ख्याल है इस ग्रोथ से तो हम अगर इन्हिसार ही कर लें तो बेहतर है, या इसे बच जाए तो बेहतर है। ऐसी ग्रोथ हमें चाहिए जो एक्सपोर्ट ड्रिवन हो, एग्रीकल्चर पे जो करे। अब मैं आपसे बात हो रही थी पहले कि इंडिया का मैंने हवाला दिया था कल अपने एक प्रोग्राम में कि अफराद ज़र जो है सितंबर में इंडिया में पाकिस्तान से आधी से भी कम है। 4.3% इंडिया की इन्फ्लेशन आई है, हमारी 9% के लगभग है। इसके बावजूद कि इंडिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है पाकिस्तान से तकरीबन आप कहें 70%, 60-70% ज्यादा है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि उनकी एग्रीकल्चर जो है, ज़राअत की जो उसका फोकस है, वो खुद कफालत उनकी जो है उससे फूड इन्फ्लेशन, आप यकीन नहीं करेंगे एहतशाम साहब, सितंबर में 0% थी उनकी फूड इन्फ्लेशन। अच्छा, फूड इन्फ्लेशन, और पाकिस्तान में 11-12% चल रही है। और इसमें अडैप्ट करना पड़ेगा, चेंज करने अपना कुछ रोज मॉडल को चेंज करना पड़े। अच्छा, सारे क्राइसिस में यूं बाजार लग रहा है कि ये इकोनॉमिक और फाइनेंशियल से ज्यादा साकिब साहब ये पॉलिटिकल मसला लग रहा है व्हेन इट कम्स टू डिस्कसिंग अमेरिकन रोल। अभी जिस तरीके से सारी दुनिया को पता है कि उनके राइट्स ज़्यादा हैं, उनके शेयर ज़्यादा, वहाँ पे 39% के किसी उनका कहते हैं वजन है अमरीकियों का, वो तो फिर मुसलसल दबाव डालेंगे, और एक अरसे से वो डाल रहे हैं। अफगानिस्तान है, CPEC है, चाइना के से पीछे हटो, तो हमारे लिए तो फॉल बैक करने के लिए साहब कुछ नहीं रह गया। अब चाइनीज तो माजत के साथ वो कहते हैं कि पैसा उनके पास बड़ा लेकिन दिल नहीं है, उस तरह मदद नहीं करना चाहते। नेवल बेस मांग रहे हैं, कहते हैं गवादर दे दें। पाकिस्तान सुना कहता है कि जी $100 बिलियन का लोन हमारा अपने पेटे में डालें, वो कहते हैं आप ही इतनी गहरी दोस्ती है, पैसों को बीच में कहाँ लेके आते हैं। तो मेरा सवाल आपसे है कि वेस्ट लीनिंग कंट्री है हम वेस्ट अमरीका के साथ हमारी बात बन नहीं रही। चाइनीज अमरीकी हमें धक्का दे रहे हैं चाइनीज कैंप में जाने के लिए, वो हमारी मदद नहीं कर रहा। तो जो आखिरी बात है, वो जो उस पर फिर मैं सवाल पूछूंगा, जो अपने पाँव पे खड़ा होने वाली बात है। अब देखें, जिस टैक्सेशन बेस इतना नैरो है हमारा, आज भी वो कहते हैं 10% है ऑफिशियली, मेरे ख्याल में आज भी 8.5-9% से ज़्यादा नहीं है। कहते हैं कम से कम ये 15% होना चाहिए अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए। उस तरफ हम आ नहीं रहे। आप देख लें, टैक्स देने के लिए तैयार नहीं। आज भी देख लें 2021 की जो फाइल हुई है इनकम टैक्स रिटर्न, वो 2.5 मिलियन, 2.5 लाख, क्या कहना चाहिए, 25 लाख उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुई हैं। और पिछले साल जो हुई थी उसमें से 7 लाख कहते हैं वो थे जिन्होंने अपनी नील इनकम फाइल की थी। तो इन हालात में तो सूरत हाल नहीं लग रही कि अगर IMF के मामला नहीं तय होते, वेस्ट और अमेरिका के साथ बात नहीं बनती, चाइनीज रेस्क्यू नहीं करते, तो हम कहाँ जाएंगे? हम अपना खुद पाँव पे खड़ा होने वाली बात भी नहीं कर रहे। जी साकिब साहब। अच्छा एहतशाम साहब, पहले भी तो मैं चाइना की बात कर लूं, क्योंकि देखिए चाइना ने जो 62 अरब डॉलर आपकी इकोनॉमी में पंप किया है, मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा हमें भी फरागदिली दिखानी चाहिए और इसकी एक्नॉलेजमेंट करनी चाहिए। ये पैसा अमेरिका ने 1947 से आज तक इतना पाकिस्तान में नहीं डाला। तो मेरा ख्याल है हम मशकूर हैं चाइना के, और अगर हम खुद अपना हाउस एंड ऑर्डर नहीं कर सकते हैं तो हम दूसरों को ब्लेम करना मेरा ख्याल है गलत बात है कि वो क्यों नहीं हमें हेल्प कर रहे हैं। ये चाइना का कसूर नहीं है। चाइना ने बहुत हमारी मदद की है हर डोमेन में, इकोनॉमिक में, फाइनेंशियल में, सिक्योरिटी डोमेन में। हम अपना जब तक अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे तो ये मसला हल नहीं होगा। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इसका एक हल तो टैक्स टू GDP रेशियो है,
दूसरा, हमारी एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी, इस पे इतना फोकस नहीं होता है। एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी हमारे वो भी 10% के लगभग है या उससे कम है, और इंडिया का 18% है, बांग्लादेश का 16-17% है, वियतनाम का 107% है। तो मेरा ख्याल है हमें मतलब ये मौका मिल रहा है, अगर मुश्किल हालात हैं, इससे मौका मिल रहा है हमें, अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी जो है ना किबला दुरुस्त करें। सही। एहतशाम साहब, आपको भी यही लगता है कि IMF से अगर मुज़ाकरात नाकाम हो भी जाते हैं तो फिर पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज की तरफ नजरसानी करने की जरूरत है? आपको लगता है कि हम अपने पांव पर खड़े होने के काबिल हैं इस वक्त? देखिए, बुनियादी तौर पे तो सोनिया, इसमें दो राय है ही नहीं है कि ये बाहर से जो हमेशा IMF का जो प्रोग्राम किया था अपने शौकत अजीज साहब के ज़माने में जो ख़त्म हुआ था, उन्होंने कहा था हमने बैगिंग बाउल तोड़ दिया, हम नहीं जाएंगे। हाँ। इसके बावजूद आप देखते फिर प्रोग्राम में जाना पड़ा, ठीक है ना। पीपल्स पार्टी गई और यही शौकत तरीन साहब थे जिन्होंने 10.5 बिलियन 11 बिलियन डॉलर का जो लिया था उन्होंने पैकेज, वो भी 1.5 साल के बाद मतलब क्या हुआ, वो खत्म ही हो गया। उमर साहब ने भी कहा था स्टार्ट में कि हम नहीं जाएंगे। अब यही शौकत अजीज साहब, शौकत तरीन साहब इस वक्त बैठे हैं। देखिए, अहम सवाल इस वक्त यह है कि जी सारी दुनिया सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रही है, कोरोना ने सबकी कमर तोड़ी है। सवाल ये है कि हम कब तक बाहर पे निसार करेंगे। मुझे तो साकिब साहब डे 1 से लगता है, जब से पाकिस्तान बना है, हमारी जो एलीट कैप्चर है, हमारे जो बड़े कारोबारी अदारे हैं, उन्होंने हमारी हुकूमतों को इस तरफ लगा दिया कि जी जाएं वर्ल्ड बैंक IMF बाहर से पैसा लें, हमसे टैक्स मत मांगे। और हमारी हुकूमतों ने वही किया। रिजल्टेंटली आज हम देख रहे हैं कि जब भी टैक्स देने की बात होती है, सारे बिजनेस हाउसेज, सारे इनकम टैक्स के अपना क्या कहते हैं, हमारे चैम्बर्स, वो खिलाफ हो जाते हैं, शटर डाउन की बात कर रहे होते हैं। ये तो नहीं होगा। मैं माजरत के साथ ब्रेक पर जाना है। तो शाम साहब, ब्रेक पर जब वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे टैक्स निजाम को बेहतर कैसे करते हैं। ब्रेक लेते हैं नाजरीन। साकिब शिरानी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। साकिब शिरानी साहब, आपको लगता है ब्रेक पर जाने से पहले भी जिस तरह से डिस्कशन हो रही थी कि टैक्स कलेक्शन एक बहुत बड़ा मसला रहा है। आप देखें 22 करोड़ की आबादी में ये बताया जा रहा है कि 20 से 22 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं। लेटेस्ट जो फिगर आई है 50 लाख लोगों की। लेकिन आपको लगता है कि पीटीआई जब गवर्नमेंट में आई तो उनकी जानिब से कहा गया था कि हम टैक्स कलेक्शन के निजाम को बेहतर करेंगे, लेकिन उस तरह से बेहतरी हमें नजर नहीं आई। तो ये इस तमाम तर मुश्किलात से, इस भंवर से निकलने का एक हल ये भी है कि हम इस मसले पर भी फोकस करें। बिल्कुल सुनिए, ये बिल्कुल नागुज़ीर है, क्योंकि इसके बगैर तो कोई भी एक माकूल निज़ाम नहीं चल सकता है, एक स्टेट या एक कंट्री नहीं चल सकती है। इसमें कुछ तो मैं कहूँगा 3 साल में नीडल कुछ तो मूव की है पीटीआई ने। नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स तो इंक्रीज हुआ है, मगर जैसे तशाम साहब ने पहले अंदिया दिया कि वो जो 60 टैक्स देते हैं उसमें बहुत सारी एक बड़ी तादाद है जो लोग टैक्स ही नहीं देते, सिर्फ रिटर्न फाइल कर रहे हैं एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट पे आने के लिए। तो ये एक बड़ा इशू है। इसके अलावा जो FPR का निज़ाम है वो इस हुकूमत से अब तक जो है, या बल्कि कोई भी हुकूमत से अब तक वो दुरुस्त नहीं हुआ। और ये IMF प्रोग्राम जो फोकस कर रहा है वो सिर्फ एग्जेम्पशंस के ऊपर फोकस कर रहा है, पॉलिसी साइड के ऊपर फोकस कर रहा है। मेरा ख्याल है जो काफी बड़ा जो मसला है, आप दुनिया की बेहतरीन पॉलिसीज अपना लें, मगर इस FBR के थ्रू गुजारनी पड़ेंगी तो उनका नतीजा जो है वो तकरीबन यही होगा जो अभी भी हो रहा है। तो जब तक FBR को हम दुरुस्त नहीं करते हैं मेरा ख्याल है कोई बेहतरी नहीं आएगी। इसमें साकिब साहब एक और इस मुल्क में बहस एक अरसे से चल रही है, खास तौर पे जब ये हुकूमत आई थी, कि जी ये तमाम मुसीबतों की जड़ जो है, बीमारियों की जड़ जो है ना, हमारी इकोनॉमिक किल्स और फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो IMF है। IMF की सख्त शराइत की वजह से हमारे साथ बड़ा मुश्किल होता है आगे चलना। 1 साल तक इन्होंने प्रोग्राम लेने में लेट किया इस हुकूमत ने, जिसके नुकसानात हुए, शराइत सख्त आई। अभी जिस तरह डॉक्टर इशफाक हसन खान भी, कुछ और लोगों को भी ख्याल है कि हमें IMF के पास जाए बगैर हमें हल था, हम बेहतर कुछ कर सकते थे। आपको लगता है कि जी IMF की शराइत छोड़ दी जाए, प्रोग्राम से निकल आया जाए, तो फिर हम कोई अपने पाँव पे खड़ा होने की सकत रखते हैं? एहतशाम साहब, इसका जवाब तो यही बनता है कि अगर हम रखते, क्योंकि आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की इलीट कैप्चर की। इलीट कैप्चर में हम देखिए ना, IMF में मैंने इसका तखमीना लगाया कि तकरीबन हम 1950 से आज तक तकरीबन 30 साल हम IMF प्रोग्राम में रहे हैं।
तो IMF प्रोग्राम्स में रह के भी हमने रिफॉर्म नहीं किए, और यानी कि बाकी तकरीबन 40-45 साल हम IMF के बगैर रहे हैं तो उसमें भी रिफॉर्म नहीं किए। तो ये तो इलीट कैप्चर की सख्त निशानदेही करता है कि जब तक इलीट कैप्चर को हम ठीक नहीं करेंगे, हम IMF के साथ भी दुरुस्त नहीं कर सकते हैं, ना IMF के बगैर दुरुस्त कर सकते हैं। अच्छा साकिब शिरानी साहब, इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, इसका एक तो जाहिर है फैक्टर ये भी है कि IMF की जो कड़ी शराइत हैं, इसके साथ साथ हुकूमती कोताहियां, पॉलिसीज वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन सर इसका ग्लोबल इम्पैक्ट कितना है? इस वक्त जो पेट्रोल प्राइसेस तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं, इसमें हुकूमत का आपको क्या लगता है कसूर कितना है? देखिए सोनिया, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया में एक जो है अफराद ज़र जो है उसमें आग लगी हुई है कीमतों में। इसमें दोनों अवामिल हैं। पहले तो डिमांड साइड था, कोविड के बाद जब दुनिया आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से वापस अपनी खड़ी हुई पाँव पे, तो डिमांड हुआ। फिर उसके बाद उसकी वजह से सप्लाई साइड डिसरप्शन हुई, मतलब ट्रक ड्राइवर्स की, ट्रक्स की, कंटेनर्स की, शिप्स की, अब पोर्ट्स में जगह की, तो ये सारा एक उसकी वजह से खाम तेल की कीमतों में और बाकी चीज़ों में एक है। मगर ये हुकूमत को मैं ब्लेम करता हूँ कि पिछले साल आपको याद होगा एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास। एहतशाम साहब को याद होगा कि कुछ दिन ऐसे आए थे पिछले साल जो हैरान कुन थे कि तेल की कीमत जो है, खाम तेल की, वो सिफर से नीचे थी। तो और औसतन जो है वो काफी अरसा जो है वो $15-20 तक रही। उस वक्त इस हुकूमत को थोड़ी फुर्ती दिखानी चाहिए थी, सोच समझ से काम लेना चाहिए था, और एजिंग करके फॉरवर्ड 2-3 साल की अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बुक करवाने चाहिए। तो ये हुकूमत जो है, मतलब अनफॉर्चुनेटली आपने LNG में भी हमने देखा कि गलत जो मौका मिलता है उसका फायदा नहीं उठाते, और गलत टाइम पे बुलंद तरीन सतह पे जाके खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि एक चीज साकिब साहब और जो सबको परेशान कर रही है, जो महंगाई का सोनिया पूछ रही थी, उस पर बड़ा फैक्टर बन रहा है ये डॉलर की कीमत ऊपर चले जाना, 173 रुपए। और बार बार लोग सवाल कर रहे हैं कि जी इंटरबैंक में क्यों है? आमतौर पर तो डिमांड सप्लाई की बात हो तो ओपन मार्केट में डॉलर बढ़ता है, ये तो कहते हैं कि हुकूमत ही करवा रही है IMF के कहने पे। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये बढ़ता चला जाएगा और फिर इसके बाद हमें जो पे करना पड़ रहा है तेल इंपोर्ट करने के लिए और कमोडिटी इंपोर्ट के लिए धड़ाधड़ डॉलर देने पड़ेंगे, और इनफ्लो और आउटफ्लो का फर्क बहुत बढ़ गया हमारे डॉलर में। तो आपके ख्याल में इसका क्या है कि कोई दबाव है कि हमने एक्सचेंज रेट अपना ऐसे ही रखना है? मैं एहतशाम साहब इसको नहीं मानता हूँ। अच्छा। मेरे ख्याल में इंटरबैंक में डिमांड सप्लाई ही फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट में ये आ रहा है। मसला सारा, जैसे मैंने कहा, इसमें वाकई हुकूमत की पॉलिसीज, नाकस पॉलिसीज का हाथ है। ये इन्होंने जो इंपोर्ट्स को तकवीयत दी है, और वो भी किस किस्म की इंपोर्ट्स, आप देखें कि ये SUVs जो है, ये लग्जरी गाड़ियां जो है, उसको इंपोर्ट धड़ाधड़ हर महीने नई कोई आ रही है, कभी चाइना से आ रही है तो कभी UK से आ रही है, नए ब्रांड आ रहे हैं। ये बिल्कुल नाकस पॉलिसीज की वजह से एक्सचेंज रेट के ऊपर दबाव है। अफगानिस्तान का भी इसमें कोई हिस्सा नहीं है, ना मेरा ख्याल है IMF का है। सही। ये हम अगर इंपोर्ट्स को कंट्रोल करेंगे तो ये एक्सचेंज रेट जो है वो काबू में आएगा और स्टेबल। तो फिर आदमी यार बीच में आता है, वो साकिब साहब कहता है कि जी कस्टम ड्यूटी जो हमें मिलती है इन पैसों से, हमारा तो मुश्किल से बजट भी हम रेवेन्यू अब जो है ना इस तरह पूरा कर रहे होते हैं, तो दोनों तरह हम फंस गए हैं ना। ये नॉन एसेंशियल चीजें जो है, इनसे जान कैसे नहीं छूटती कि इम्पोर्ट बंद करें हम? आपकी बात दुरुस्त है। ये वाकई फिर वो हमारी जो पिछली डिस्कशन है कि टैक्स का निजाम ना ठीक करने की वजह से आप इन्हिसार कर रहे हैं नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स की इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर। ठीक है, आप कह रहे हैं कि टैक्स के निजाम को बेहतर करना होगा, हुकूमत को जो अपनी पॉलिसीज हैं उनको बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुआशियात साकिब शिरानी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई इकोनॉमी के हवाले से। नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, कुछ मजीद इशूज पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आज एक बार फिर पाक बहरिया की जानिब से हिंदुस्तान के जो नापाक अज़ाइम थे वो खाक में मिला दिए, और 16 अक्टूबर को भारतीय आबदोज ने जो पाकिस्तानी पानियों में दाखिल होने की कोशिश की, पाक बहरिया ने इसे जबरदस्त पेशावराना महारत के साथ नाकाम बना दिया, और एक बार फिर ये साबित कर दिया कि भारत ने जब जब शरारत की, जब जब मैली आंख से भी देखा, पाकिस्तान की अफवाह चाहे वो बरी हूं, बहरी हूं या फजाई हूं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इसी पर बात करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद
हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हमीद साहब आपके वक्त का। फारूक हमीद साहब, भारत ने एक बार फिर जो है वो शरारत किया। आपको लगता है कि पुलवामा में जिस हजीमत का सामना करना पड़ा, जिस शिकस्त का सामना करना पड़ा, भारत शायद वो भूल गया है, उसे सबक हासिल नहीं किया भारत ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये इन्होंने एक दफा फिर हमें पाकिस्तान नेवी की जो अलर्ट लेवल है, विजिलेंस लेवल है, उसको इन्होंने टेस्ट करने की कोशिश की है। ये पहली मर्तबा नहीं है, 2 मर्तबा पहले भी इंडियन नेवी की सबमरीन जो है उन्होंने कोशिश की थी पाकिस्तान के जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं उनमें दाखिल होके। आप इसको समझें कि शरारत है जो उनके ज़हन में है कि हर किसी तरीके से चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो, अभी वो धमकी दे रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स की, तो इस तरह की ये कार्रवाई करते रहते हैं। एंड दे जस्ट वांट टू टेस्ट कि हमारा लेवल क्या है और रिस्पॉन्स, और लेवल ऑफ रिस्पॉन्स तो आप देख लिए, पूरी दुनिया में देख लिया कि पाकिस्तानी ने जिसमें पहले 2 मरतबा किया, अभी भी हमारे जो नेवल हमारे जो है अपना डिफेंडर ऑफ आवर सी, डिफेंडर ऑफ आवर टेरिटोरियल वाटर्स, पाकिस्तान नेवी, उन्होंने आप देख लें कि इनको बिल्कुल बर वक्त इनको अपना इनको लोकेट किया और ट्रैक किया और फिर उनको मजबूर किया टू टर्न बैक। वैसे तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि जनाब अगर ये इस तरह की ये एक जारहाना किस्म की अगर ये पोस्चर रखते हैं तो एक मरतबा फिर इनको सबक तो सिखा दिया जाए जिस तरह हमने पुलवामा में किया था, ताकि आइंदा फिर ये जरूरत न कर सके इस किस्म की ये शरारत और बगीर साहब, लोग यही बात जो आप कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को जो है ना वो समझते हैं कि हमारी कमज़ोरी है। एक तो ये इस पे बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि हमें रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन फिर उसमें देखें फिर मामला ख़राबी की तरफ चला जाता है, फिर एस्केलेशन होती है। अब सवाल ये है कि हिंदुस्तान बगीर साहब एक तरफ पाकिस्तान से अब देखें बहाने बना के बात भी करना चाह रहा है, सेनेट के चेयरमैन को दावत भी दी थी, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। अब फिर अफगानिस्तान पे कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं और डेट्स भी उन्होंने कोई दी हैं 11-12 क्या कहते हैं नवंबर के लिए, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उसमें जाएं। उधर तो पता नहीं फैसला होता नहीं है, तो आप मॉस्को में जाने का प्रोग्राम बना। तो मेरा सवाल आपसे है कि ये हिंदुस्तान दोनों तरफ, एक तरफ बातचीत कहता है हो जाए, कोई सिलसिला निकले बातचीत का, और दूसरी तरफ इस तरह की हरकतें हैं, ये अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की भी बातें होती हैं। तो आपके ख्याल में क्या हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, अगर हम समझते हैं कि वो हमारे खैर खा है या कभी वो ऐसा काम करेंगे जो कि जिसमें जेन्युइन दोस्ती का हाथ होगा, तो ये तो हमें भूल जाना चाहिए। हम जो मर्जी अमन की बात करते रहे पाकिस्तान के साइड से, जाहिर बात है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप अमन का मंत्रा जो है वो बहुत डोमिनेट करता है, लेकिन आपकी बात सही है कि इट इज टेकन एज अ साइन ऑफ नेशनल वीकनेस, और इसी चीज को है फिर वो इंडियन एक्सप्लॉइट करते हैं। और जाहिर बात है अफगानिस्तान में जो इंडियंस को एक किस्म की मैं समझता हूँ शिकस्त हुई है बड़ी बुरी तरह, रॉ को वहां पे जिस तरह उनको वो डिफीट का सामना हुआ है, एनडीएस और वो उनके जो नेक्सट तमाम चीजें, तो जाहिर बात है वो कोई ना कोई तो उनकी एक ऑल्टरनेट हिकमत अमली तो होगी कि किसी तरह पाकिस्तान पे जो है वो प्रेशर रखा जाए। और मैं आपको ये बता दूं कि ये अमेरिका जो है वो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हम तो उनके अलाइ भी नहीं रहे अमेरिका के, और अमेरिका और ये सब मिलके इंडिया ये इन्हीं की ये जॉइंट हिकमत अमली के कैसे पाकिस्तान को हर तरीके से मिलिटरी जो है उनको भी पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जाए, चाहे FATF हो चाहे IMF हो, ये तमाम सब यही सारा मामला एक ही की कड़ी है जो जिसमें पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ जो है ये सारे काम हो रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिकली मैं नहीं कहता हूँ कि इंडियंस को हम एंगेज करें फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन बिल्कुल अपना एज अ सॉवरेन कंट्री और हमारे अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, उनको सामने रखते हुए हमने इंडियंस को जो है उनको एंगेज करना है। लेकिन जब कभी उनकी तरफ से हो कोई जारहाना उनकी कोई इंटरवेंशन हो किसी भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, ईस्टर्न बॉर्डर पे, अब जिस तरह अभी इनकी नेवल सबमरीन ने किया है, तो मेरा ख्याल है कि हमें उनको डिफिटिंग रिस्पांस कभी कभी देना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब दिया जाता भी है ब्रिगेडियर साहब। मेरा ख्याल है एक दो चीज़ है, मेरा ख्याल है हम चाह रहे थे कि जनरल लोधी साहब से भी बात हो जाए, शफकत जरा ट्राई करें, इस वक्त फारिग है, एक आध सवाल उनसे भी पूछ लेने अगर वो फारिग हो गए तो। ब्रिगेडियर साहब एक चीज़ बताएं, आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया है,
अभी जिस तरीके से दोहा में यूरोप के और अमेरिका की बातचीत हुई है अफगानियों के साथ, वो कहा जाता है कि बड़ी हद तक मामला चले गए। कुछ लोगों का ख्याल है, मेरा सवाल आपसे, कुछ लोगों का ख्याल है कि अफगानी तालिबान जो है वो डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं, कहीं ये ना हो कि अपने मामला तय कर रहे हैं, हमें पता ही ना हो, बकौल किसी के ससिए बेखबरे तेरा लुटे शायर बम्भोर, इतना अरसा हम उनके साथ रहे, इतनी अजीमत, इतनी ज़्यादा हमने बातें सुनी अमेरिका की कि जो उनका साथ दे रहे हैं हम अंदर खानी, तो आपको लगता है कि वो डायरेक्ट हो जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किलात हो जाएंगी? देखिए, अफगान तालिबान की अप्रोच और सामने ये नजर आ रही है कि वो अमेरिका के साथ भी नेगोशिएट करने को तैयार हैं, खासकर क्योंकि उनको जो इकोनॉमिक क्रंच आ रहा है वहां पे और जो पैसों का जो फिस्कल उनको प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो वो एक मसला तो है वहां पे। वो यूरोपीय यूनियन के साथ भी बात कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कुछ ऐसे लोग भी हैं अफगान तालिबान में जो ये कह रहे हैं कि माजी में इंडिया ने यह बहुत इन्वेस्ट किया यहाँ पे अफगानिस्तान में, तो हम क्यों टोटली इंडिया को जो है उनको उनके साथ दुश्मनी मोल लें और टोटली उनसे उनको एंगेज भी ना करें। तो मेरा ख्याल है कि एक उनके ज़हन में आया कि एक इंडिया के साथ भी एक सर्टेन लेवल पे एंगेजमेंट प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होना चाहिए, ताकि इंडियंस भी आए, वो भी इन्वेस्ट करें अफगानिस्तान में। लेकिन एक बात है कि मैं समझता हूँ कि अफगान तालिबान की ये कमिटमेंट जो है पाकिस्तान के साथ कायम है कि वो किसी तरीके से भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान या दाइश या ऐसे जो ग्रुप है उनको वो इजाजत नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। गो कि यहाँ पे स्लीपर सेल में भी थोड़ी बहुत उनकी एक्टिविटी जो है वो शुरू हुई है और इंडियन की भी कोशिश है कि कोई उनको किसी तरह एक फुट होल्ड फिर दोबारा मिल जाए अफगानिस्तान में, ट्रेड के बहाने, इकोनॉमी के बहाने, इन्वेस्टमेंट के बहाने, तो उनके लोग फिर वहां पे वापस आए ताकि उनका एक जो नेक्सस था एनडीएस की बाकियात के साथ या ये टीटीपी लोगों के साथ, वो नेक्सस जरा एक्टिवेट हो, बहाल हो, ताकि पाकिस्तान पे उस तरह का प्रेशर जो है दहशतगर्दी का वो जारी रहे। तो लिहाजा हमें भी मेरा ख्याल है अफगान तालिबान के साथ जो है जरा थोड़ा सा अभी दूसरी बात ये देखें, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब तकरीबन 2 महीने से ज्यादा हो गया, ना हमने रिकग्नाइज किया ना और रीजनल कंट्रीज ने रिकग्नाइज किया है, तो अफगान तालिबान को उसको भी जारी बात है गुस्सा तो उनको चल रहा है कि जनाब देखें इतने बड़े हमें पाकिस्तान हमारा सपोर्टर, आइडियोलॉजिकल सपोर्टर, और पाकिस्तान ने जिस तरह अफगान तालिबान की वहां पे आमद के बाद ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया है। माजूद के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।